वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। तो हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो 1937 के चुनाव से पहले 1935 का अधिनियम आया था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं। तो पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे आया था। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपको याद होगा। तो इसमें ये कहा गया था कि 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, और इसी की समीक्षा के लिए नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन फिर फरवरी 1928 में भारत आता है, और भारत आते ही भारतवासी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि साइमन कमीशन के जो जितने भी सदस्य थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे। तो इसीलिए भारतीयों का विरोध जब होता है तो नेहरू रिपोर्ट में 1928 में पेश की जाती है, क्योंकि भारतीयों द्वारा ही ये रिपोर्ट्स बनाई गई थी। जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है, इसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आती है। गोलमेज सम्मेलन होता है, इसके बाद साइमन कमीशन जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। अच्छा, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में हमने पीछे डिस्कस किया था, ये क्यों आई थी? क्योंकि उस समय जो भारत सचिव उस समय विलियम वेडरबर्न था, तो उसने भारतीयों को ये कहा था कि जब भारतीय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आप अपने स्तर पर अगर कानून बना सकते हैं तो आप खुद बना के दिखाइए। तो भारतीयों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था और नेहरू कमेटी का गठन हुआ था, और नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की थी। लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसके संबंध में जितने भी भारतीय थे वो सभी एकमत नहीं हो पाए थे, तो इसलिए नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया था। फिर साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट 1930 में देता है, जिसके बाद गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। उसके बाद कराची अधिवेशन होता है मार्च 1931 में। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस भाग लेती है 1931 में, लेकिन ये भी असफल रहता है। तो इसके बाद मैकडोनल्ड अवार्ड आता है अगस्त 1932 में। इसके बाद पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तो हम देखते हैं। इसके बाद 1933 में श्वेत पत्र जारी किया जाता है। श्वेत पत्र ऑफिशियल लेटर होता है, इसके माध्यम से आने वाला अधिनियम का प्रारूप प्रकाशित किया जाता है। तो जब 1933 में श्वेत पत्र आता है तो इसके माध्यम से जो आने वाला 1935 का अधिनियम था उसका प्रारूप दिखाया गया था कि 1935 का अधिनियम कुछ इस तरह का होगा, और इसकी समीक्षा के लिए संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया जाता है, जिसे कहते हैं जॉइंट सिलेक्टेड कमेटी। तो जॉइंट सिलेक्टेड कमेटी का गठन 1933 में किया जाता है, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों से मिलकर बनाई गई थी ये समिति, जो थी संयुक्त प्रवर समिति 1933, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में जो संयुक्त प्रवर समिति है, इसने अपनी रिपोर्ट 1934 में पेश की थी। फिर इसके बाद ब्रिटिश संसद से पास होकर ये बिल 1935 का अधिनियम का रूप ले लेता है। तो ये तो कुछ 1935 के अधिनियम की कुछ पृष्ठभूमि थी कि कुछ इस तरह से आया था 1935 का अधिनियम। अब इसमें 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो आइए उनको जान लेते हैं। तो इसमें क्या किया था? पहले तो अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी कि पहली बार अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। तो जब अखिल भारतीय संघ बनेगा तो इसको चलाने के लिए संघीय विधानमंडल की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना कैसे होगी कि उस समय जो 1935 का जब अधिनियम आया था, तो उस समय जो भारत था वो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में विभक्त था। ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत आते थे, और देशी रियासतों में छोटी छोटी 600 से भी ज़्यादा रियासतें थीं। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो थे वो 11 थे, और देशी रियासतें 600 से भी अधिक। तो इन दोनों से मिलकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी, जिसमें कहा गया था कि अखिल भारतीय संघ में जितने भी ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं इनको मिलाना अनिवार्य होगा, और देशी रियासतों का ये था कि इनकी इच्छा पर निर्भर कर दिया गया कि अगर इनके जो
राजा चाहते हैं तो ऐच्छिक रूप से हमारा भारतीय संघ में वो मिल सकते हैं। शर्त रखी गई थी, लेकिन जब 600 रियासतें थी तो उसकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ थी। तो अगर 600 में से जितनी भी रियासतें अगर भारतीय संघ में मिलाई जाती हैं तो ये शर्त रखी गई कि भारतीय संघ का निर्माण तभी किया जाएगा जब जो भी इन रियासतों में जितने भी टोटल, सपोज़ उस समय 10 करोड़ जनसंख्या थी, तो जितनी भी रियासतें शामिल होंगी तो उसमें से टोटल जो जनसंख्या है इसकी आधी से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 5 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी भारतीय संघ बनाया जाएगा। तो शर्त क्या थी कि भारत संघ के निर्माण के लिए जो देशी रियासतें भारतीय संघ में मिलाना स्वीकार करेंगी या मिलना स्वीकार करेंगी तो उसकी आबादी कुल देशी रियासतों की आबादी के कम से कम आधी अनिवार्य होगी। मतलब टोटल जितनी भी रियासतों की आबादी है, तो टोटल रियासतों की आबादी थी 10 करोड़। अब 10 करोड़, अब 600 में से सपोज़ 50 रियासतें शामिल होती हैं बड़ी बड़ी, और इन 50 रियासतों की आबादी सपोज़ 5 करोड़ से ज़्यादा है तो भारतीय संघ बनाया जाएगा। और अगर 300 से ज़्यादा, यानी कि 330 सपोज़ रियासतें शामिल हो जाती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी रियासतें, इनकी जनसंख्या कम है जो 5 करोड़ नहीं हो पाती है, तो भारतीय संघ नहीं बनाया जाएगा। तो कुछ इस तरह का प्रावधान किया गया था कि जो भी रियासतें शामिल होंगी तो उनकी कुल आबादी, कुल 600 रियासतों की आबादी के कम से कम आधी अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये शर्त पूरी नहीं हो सकी थी, जिससे अखिल भारतीय संघ भी नहीं बन सका। जब अखिल भारतीय संघ नहीं बन सका तो संघीय विधानमंडल भी नहीं बनी। इसी अधिनियम में ये भी तय कर लिया गया था अगर संघीय विधानमंडल बनता है तो ये 2 सदनीय नहीं है, 2 सदनीय होगा। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा जाएगा और निम्न सदन को संघीय सभा कहा जाएगा। राज्य परिषद में 260 सदस्य होंगे और संघीय सभा में 375 सदस्य होंगे। 260 सदस्य जो राज्य परिषद के हैं, इसमें से 156 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित किए जाएंगे और शेष जो बचे 104 हैं वो देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। उसके बाद 375 जो संघीय सभा में सदस्य थे, तो इसमें से 250 तो जो थे वो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित किए जाएंगे और बचे 125 वो देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। ऐसा तय किया गया था। इसके बाद कुछ अन्य प्रावधान किए गए थे 1935 के अधिनियम में कि विषयों का विभाजन किया जाएगा 3 भागों में। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। साथ ही संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत दलित जो SC वर्ग था, SC समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। राज्य स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था होगी, 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। राज्य स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त किया गया था और केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन को लागू किया गया था। द्वैत शासन क्या होता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं और आने वाले वीडियोस में भी आपको अलग से वीडियो बना के बता देंगे। द्वैत शासन 3 तरह के होते थे, तो वो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। म्यांमार का शासन भारत से अलग किया गया था। RBI यानी कि संघीय बैंक की स्थापना भी की गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा और साथ ही संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई थी 1935 के अधिनियम में। यहाँ एक और बात है कि उड़ीसा सिंध की स्थापना की गई थी। पॉइंट है ये, उड़ीसा और सिंध राज्य की या प्रांत की स्थापना भी 1935 के अधिनियम द्वारा की गई। तो 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 के प्रांतीय चुनाव होते हैं। तो पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि जब 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930 से 1932 तक, जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हो जाते हैं तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो आने वाला 1935 का अधिनियम था उस पर चर्चा कंप्लीट हो जाती है। तो 1935 का अधिनियम आता है। इसके बाद तो 1935 के अधिनियम में केंद्रीय चुनाव और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता के लिए क्यों प्रदान की गई थी? ताकि उत्तरदायी शासन प्रांतों में लागू किया जा सके। तो उत्तरदायी शासन के लिए प्रांतों में चुनाव तय किया गया था कि 1937 में चुनाव किए जाएंगे। तो प्रांतीय सभाओं के ये 1937 में चुनाव थे प्रांतीय सभाओं के। तो उस समय हम कह सकते हैं कि जो 1937 था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और टोटल 11 प्रांत थे और इन 11 प्रांतों में टोटल
जो प्रांतीय सभाओं की टोटल सीटों की संख्या थी वो 1585 सीट थी। 1585 सीटों पर पूरे जितने भी 11 प्रांत हैं उनमें 1585 सीटों पर चुनाव किया गया था। और 1585 सीटों में से जो 482 सीट्स थी वो आरक्षित की गई थी सिखों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, ईसाई के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए। 482 सीट तो ये सिख, मुस्लिम, ईसाई और एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षित थी। और 1585 सीटों में से 707 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। तो कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और इसमें 707 यानी कि बहुत अधिक संख्या थी। ये 760 सीटें जीतने में इसने सफलता प्राप्त की थी कांग्रेस ने। तो यहाँ से देख लेते हैं ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। उस समय भारत दो भागों में विभाजित होता था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत होते थे। तो इन 11 प्रांतों में किस किस की सरकार कैसे कैसे बनी, तो ये हम देखने जा रहे हैं। तो बंगाल में बनती है कृषक प्रजा पार्टी की सरकार। और बंगाल में हालांकि आप देख सकते हैं बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी और इसमें सीएम बने थे फजल उल हक। तो फजल उल हक सीएम बने थे कृषक प्रजा पार्टी के। इसके बाद पंजाब में जो सरकार बनी थी वो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी और इसमें जो सीएम थे वो सिकंदर हयात थे। तो सिकंदर हयात सीएम थे पंजाब से यूनियनिस्ट पार्टी से। सिंध में जो सरकार बनी थी वो सिंध यूनाइटेड पार्टी। तो पंजाब में तो यूनियनिस्ट पार्टी थी और सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी। इसके बाद असम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी और असम में सरकार बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो असम में कांग्रेस की सरकार बनती है जिसमें गोपीनाथ बारदोले जो थे वो सीएम बनते हैं। बिहार में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनती है और सीएम बनते हैं श्री कृष्ण सिंह। मद्रास में भी कांग्रेस की सरकार बनती है और सीएम होते हैं सी राजगोपालाचारी। बॉम्बे में भी कांग्रेस की सरकार बनती है और सीएम होते हैं खरे करके कुछ। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनती है और सीएम होते हैं बाल गंगाधर खेट। संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में भी कांग्रेस की सरकार बनती है और गोविंद बल्लभ पंत यहाँ के सीएम बनते हैं। उसके बाद उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी कांग्रेस की सरकार बनती है और यहाँ सीएम बनते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। और उड़ीसा में भी कांग्रेस की सरकार बनती है और डॉक्टर वी दास यहाँ के सीएम बनते हैं। तो कांग्रेस की सरकार कहाँ कहाँ बनती है आप यहाँ से देख सकते हैं। बिहार में, असम में, बिहार में, मद्रास में, बॉम्बे में, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उड़ीसा। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इन 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है केवल 5 राज्य ऐसे थे जहाँ कांग्रेस की सरकार ने बहुमत प्राप्त किया था। और बहुमत कहाँ कहाँ प्राप्त किया था, तो वो बहुमत जो प्राप्त किया था कांग्रेस की सरकार ने वो प्राप्त किया था संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में प्राप्त किया था, मध्य प्रांत मध्य प्रदेश में प्राप्त किया था, फिर बिहार में प्राप्त किया था बहुमत, फिर मद्रास में और उड़ीसा में। तो इन जगह बहुमत प्राप्त किया था और बाकी सब जगह जो है वो गठबंधन की सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। विश्लेषण किया जाए तो 11 में से 5 प्रांतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था स्पष्ट रूप से। तो 5 प्रांतों में तो इसकी बहुमत प्राप्त वाली सरकार थी और 3 प्रांतों में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। और दूसरी सबसे बड़ी जो पार्टी है वो मुस्लिम लीग बनकर उभरी थी, परंतु एक भी प्रांत में मुस्लिम लीग अपनी सरकार नहीं बना सकी। अब कुछ पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस किया गया है कि 1937 के जो चुनाव हुए थे उसमें क्लियर मेजॉरिटी यानी कि बहुमत कहाँ स्पष्ट रूप से बहुमत कांग्रेस ने कहाँ कहाँ प्राप्त किया था, तो यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत में, बिहार में, उसके बाद प्रांत पहले यूपी में बड़े बड़े जो 3 हैं यूपी में प्राप्त किया था, फिर मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश को उस समय मध्य प्रांत कहा जाता है यहाँ, फिर इसके अलावा बिहार में, मद्रास में और उड़ीसा में। आप देख सकते हैं कोलकाता में नहीं, बंगाल में कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, कृषक प्रजा पार्टी ने बनाई थी अपनी सरकार। संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में, फिर मद्रास में, बिहार में और उड़ीसा में यहाँ कांग्रेस ने क्लियर मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाई थी यानी कि बहुमत वाली सरकार बनी थी यहाँ।
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया था? तो 1939 में मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस बनाया था। ऐसा था उस समय जब पता लग गया था 1937 के चुनावों में कि कांग्रेस मुस्लिम लीग जो है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बावजूद एक भी प्रांत में अपनी सरकार नहीं बना पाई, तो मुस्लिम लीग को लगने लगा कि अलग राष्ट्र होगी तभी हमारी सरकार बन सकेगी। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया था 1939 में। कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो कांग्रेस ने जो है वो भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति जो है वो कार्यकारी कमेटी 1937 में अपनाई थी। तो कांग्रेस की जो कार्यकारी कमेटी 1937 है, तो इसने कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी 1937 में कार्यकारी कमेटी ने, कि भू स्वामित्व को 1937 में समाप्त किया जाए, ऐसा कहा गया था। फिर 1937 के चुनाव में यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? तो वित्त विभाग जो है यूपी में वो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। चलिए, ये 1937 के चुनावों से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे। तो अब 1937 के चुनाव, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, यहाँ से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अब। तो 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कहाँ नहीं मिला था? तो पंजाब में नहीं मिला था पूर्ण बहुमत। प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था तो 1935 के अधिनियम के तहत, क्योंकि 1935 के अधिनियम में ही प्रांतीय सरकारों के गठन का प्रावधान किया गया था, क्योंकि उत्तरदायी शासन लागू करना था, हमने देखा था अभी। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत कहाँ प्राप्त नहीं कर पाई थी? तो बंगाल में। ना तो बंगाल में पूर्ण बहुमत ही प्राप्त किया था और ना ही सरकार बनी थी। बम्बई, असम, उड़ीसा, बिहार में से वह प्रांत जहाँ 1937 के आम चुनाव या निर्वाचन में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो कहाँ? असम में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था कांग्रेस को। तो असम जो है वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना सरकार बनाई थी गठबंधन के साथ, और यहाँ के सीएम जो थे वो थे गोपीनाथ बारदोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 प्रांतों में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। और कांग्रेस का मंत्रिमंडल कहाँ बना था 1937 के चुनाव में? मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में भी बना था, यूपी में। 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार कहाँ बनाई थी? तो बिहार में बनाई थी, स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त किया था, मद्रास में भी और उड़ीसा में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रांत दिए गए कुछ, इसमें से वह प्रदेश छांटना है जिसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस मंत्रिपरिषद का गठन नहीं कर पाई थी। तो पंजाब में कांग्रेस ने मंत्रिपरिषद का गठन नहीं कर पाया था, क्योंकि पंजाब में कौन सी सरकार बनी थी? तो यहाँ से देख सकते हैं पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और सिकंदर हयात यहाँ के सीएम बने थे। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। फिर 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो है वो 8 प्रांतों में बना था। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में चुनाव जब हुए थे तो चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह का था। जो सरकार बन के आई थी 1937 के चुनावों में, तो मंत्रिमंडल ने अपना कार्यकाल केवल 28 माह पूर्ण किया था, इसके बाद इस्तीफ़ा दे दिया था। अब उसका कारण क्या था वो हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया था? तो 1939 में मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस मनाया था। कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति कब अपनाई थी? तो कांग्रेस ने जो भू स्वामित्व है इसको समाप्त करने की नीति कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनाई थी। उसके बाद 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? तो वित्त विभाग जो है वो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। फिर यहाँ कुछ दिया गया कि कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का सही कालानुक्रम क्या है? तो पीरपुर रिपोर्ट आई थी पहले, फिर शरीफ, फिर मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। तो ये कुछ रिपोर्ट्स का क्रम है, पहले पीरपुर रिपोर्ट, फिर शरीफ रिपोर्ट,
उसके बाद मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।